जैसे कि मैंने आपसे कहा था प्रीवियस वीडियो में कि जो HTET PGT का एग्ज़ाम है और HPSC का भी, उसमें अलग अलग सिलेबस में पॉइंटर्स दिए हुए हैं जिनको हम यूनिट बोल सकते हैं, और उसमें भी सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो फिर जो एक ब्रॉडर टर्म होगा, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ऐसे करके, तो उनका PYQ एनालिसिस और कितने क्वेश्चंस NCERT से आए थे, कितने NCERT के बाहर से आए थे, कहाँ से आए थे, ये चीज़ें एनालिसिस करके हम देखेंगे और साथ में सॉल्व भी करते चलेंगे। तो ये है पहला क्वेश्चन, जो कि 2022 यानी रीसेंट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा है कि द यूनियन ऑफ साइनस वेनोसस विद द राइट ऑरिकल्स इन सम केसेस इन मैमल्स इज मार्क्ड एक्सटर्नली बाय। तो यहाँ पे जो डिटेल दिया हुआ है उसमें साइनस विनेरम करेक्ट आंसर है। ये NCERT में नहीं दिया हुआ है, तो बोल सकते हैं कि आउट ऑफ NCERT है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। HTET PGT 2022 का क्वेश्चन है, केमिकली FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोग्लूकोप्रोटीन या फिर स्फिंगोलिपिड। यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन है, NCERT में दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है, द कार्टिलेज दैट फॉर्म्स द लैरिंजियल प्रोमिनेंस ड्यूरिंग मेल एडोलेसेंस। तो अगर आप HPSC PGT का सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे मेल एडोलेसेंस को अलग से हाईलाइट किया हुआ है, जबकि ये एग्ज़ाम है HTET का। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था कि दोनों में काफ़ी ओवरलैप है और चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर सिर्फ HTET के सिलेबस में लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर टॉपिक है कि लेट्स से ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ उतने से ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा डीप में जाके क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे थायराइड इज़ द करेक्ट आंसर, NCERT में दिया है। ये अगर हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि we have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. It leads to nasal chamber through nasal pharynx, nasal passage. फिर nasal chamber open होता है pharynx में, a portion of which is common passage for food air. फिर यहाँ पे पूरा आप पढ़ लोगे तो ये जो हमारे काम का है larynx, ये एक cartilaginous box होता है जो हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में और hence called as sound box। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो इसके लिए कोई रेफरेंस बुक आपको देखनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन 2022 का है, नीजल ग्रैन्यूल्स आर मेड अप ऑफ। तो देखा जाए वैसे तो DNA प्रोटीन सही होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 अगर हम देखें ये, तो RNA एंड राइबोसोम्स दिया है। अब इसका हम सोर्स देखें तो जैसे कि, तो यहाँ पे ये रेफरेंस मटेरियल है। तो यहाँ पे दिया एक नंबर ऑफ स्मॉल बेजोफिलिक ग्रैन्यूल्स, जिसको बोलेंगे नेजल ग्रैन्यूल्स, RER विद राइबोसोम्स विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सही होता, आंसर में सेकंड दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे RER विद राइबोसोम्स, तो राइबोसोम और ये जो RER और राइबोसोम लिखा है एज इट इज़ 2011 में क्वेश्चन आया हुआ था। NCERT में लाइन क्या दिया हुआ देख लेंगे। लिखा है कि ये द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनेल एंड सर्टेन ग्रैन्युलर बॉडीज, उसको बोलेंगे नेजल ग्रैन्यूल्स। इससे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। ठीक, इसका मतलब होता है कि आपको ये ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ था, ये 109 का सेकंड। तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा बुक पढ़ना होगा। आगे देखेंगे 2021 का क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिनर सेल्स, ग्राफियन फॉलिकल, लेडिक सेल्स या फिर हेपेटिक सेल्स। तो ये NCERT का पॉइंट है कि यहाँ पे रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। लेडिक सेल जो है वो सिंथेसाइज करता है, सिक्रीट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको एंड्रोजन बोलेंगे। तो टेस्टिकुलर हार्मोन बोला है, टेस्टोस्टेरोन उसका मतलब होगा, मतलब ये वर्ड बाय वर्ड नहीं दिया हुआ है। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि लेडिक सेल स्मॉल ग्रुप ऑफ लार्ज पॉलीगोनल सेल्स होता है। तो नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कौन से टाइप का सेल होता है, पॉलीगोनल होता है। और ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये
दे सीक्रेट एंड्रोजेंस, एंड्रो का मतलब होता है, जो इंग्लिश का रूट वर्ड है एंड्रो, उसका मतलब मेल होता है, तो एंड्रोजन द मेल सेक्स हार्मोन। एग्जाम्पल दिया है टेस्टोस्टेरोन इनटू द ब्लड, यहाँ पे वर्ड को लिख दिया है और यहाँ पे नहीं लिखा है। यही एनसीईआरटी में और रेफरेंस मटेरियल में फ़र्क होता है कि रेफरेंस मटेरियल में, यानी कि रेफरेंस बुक मान लो, तो वहाँ पे जो कीवर्ड्स होते हैं वो लिखे होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये कोई भी आप किताब देख सकते हो बीएससी लेवल पे, सब अपने आप में बढ़िया है। देखते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Larynx is associated with breathing movement. Trachea is lined with ciliated squamous epithelium. Croup is a disease of reproductive tract. Lung pinprick condition is an immunological disease. अगर आपने ठीक तरीके से एनसीईआरटी पढ़ी तो आपको अच्छे से पता होगा ये और ये तो मिल जाएगा। ये दोनों एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ देख लेते हैं कि ट्रेकिया इज लाइंड विथ सीलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक, और ये रेफरेंस मटेरियल का था ट्रेकिया के बारे में। उसके बाद पहले वाला तो ठीक है, चौथा वाला भी ठीक है, तो इसका मतलब जो ट्रेकिया है वो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये ठीक है, पूरी तरह से नहीं है पर ठीक है अगर रिलेटिव में देखें तो। क्रूप एक डिजीज़ है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हो तो बहुत ज़रूरी होगा कि आप जितने भी डिसऑर्डर्स आएंगे, डिसऑर्डर्स उनको अलग से आपको सप्लीमेंट करना होगा, और एक नहीं, ऐसे समझो गिलहरी अप्रोच आप ले सकते हो कि मतलब ये कि जैसे आपने पढ़ा लेट्स से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो 1 2 3 अलग अलग रेफरेंस मटेरियल आपने उठाया किताब, और उसमें सिर्फ उसी चैप्टर को आप ओपन करोगे, वहाँ पे जो डिसऑर्डर का टेबल होगा वहाँ से तीनों अलग अलग किताब से आपको एक जगह क्लब करना होगा और एक A4 शीट पे उसको लिखना होगा। वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक, तो गिलहरी की तरह थोड़ा सा काम करना होगा, क्योंकि एक किताब से क्वेश्चन नहीं बनाए जा रहे हैं। इवन इम्यूनोलॉजी से अगर मैं बात करूँ तो एक किताब से क्वेश्चन बनाया नहीं गया था। तो अगर ग्रुप की बात करते हैं, पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। 143 यहाँ पे 4th वाला करेक्ट आंसर। अगर आप देखोगे स्टार बनाया है, ये देखिए 142 में स्टार बनाया है, तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन है जहाँ पे स्टार बनाया था। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि 3 से 4 क्वेश्चंस अगर आपको डिस्प्यूटेड मिलते हैं तो फिर आप उसको ना मान के ही चलो। तो अगर 59 क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसमें से 4 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है और लेट्स से 5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो जो बचा उस पे आप टारगेट कर सकते हो कि 45 से 48 क्वेश्चंस आप सही होने चाहिए। आप इसको टारगेट अगर करते हो तो एटलीस्ट 44 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। 40 से ज़्यादा हो तो बेस्ट रहता है। यहाँ पे हम आंसर की अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की, तो उसके अकॉर्डिंग ये A और D सही है। तो हमने देखा B गलत है, C क्यों गलत है वो भी देख लेते हैं। ये है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ये है अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये है लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, कुछ नाम दिए हुए हैं। नाम पढ़ेंगे कि यहाँ पे साइनोसाइटिस, नेज़ोफेरेंजाइटिस, उसका मतलब ये नाक वाले पोर्शन की बात हो रही है, स्ट्राइडोर और फेरेंजाइटिस। क्रूप यहाँ पे मिल गया जो हमारे काम का था। इसको यहाँ पे देखिए, क्रूप इज़ अ डिजीज़ ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये हमारा स्टेटमेंट था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो रिप्रोडक्टिव और रेस्पिरेटरी सेम तो नहीं होते, अलग अलग होते हैं, इसलिए सी इनकरेक्ट है। तो सी को हम एलिमिनेट करेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो इसका मतलब ये होता है अगर आपने डिसऑर्डर ठीक से पढ़ा होता तो आप एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मे बी एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम किया था ताकि आप एलिमिनेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर सको। ठीक, अगला है होपिंग कफ प्रोड्यूसेस और लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो अक्यूट ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और कुछ और सिंड्रोम वगैरह दिया हुआ है। तो काफ़ी अजीब से नाम है, ज़्यादा सुने नाम नहीं है, इसलिए अजीब सा इनका प्रोनाउंसिएशन, उसके लिए माफ़ी। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सही है और ये गलत है, ये गलत है। तो ट्रैकिया हमने पहले देख लिया कि वो
उसका रीज़न क्या था रेफरेंस मटेरियल में, और यहाँ पे ये भी। तो डिसऑर्डर को आपको ऐसे ही करना है हर एक, जैसे यहाँ पे रेस्पिरेटरी है तो एक्सक्रीटरी है, डाइजेस्टिव, बाकी अलग अलग जो भी होगा वो आप देख लेना। आगे देखते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन द ग्लीसन्स कैप्सूलेट से ये है। ठीक, तो ये जो ऊपर वाली लेयर होगी ना लिवर की, उन्हीं को बोला जाता है ग्लीसन्स कैप्सूल, तो जो उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की लाइन, लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है तो बॉडी है, और 1.2 से 1.5 kg इनका वेट होता है अडल्ट ह्यूमन में। सिचुएटेड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो द डायफ्राम, और इनके पास 2 लोब्स होते हैं। हिपैटिक लोब्स स्ट्रक्चरल होते हैं, फंक्शनल होते हैं, यूनिट ऑफ लिवर कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स, अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ, जिसको बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। तो ये लिवर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज़ द ग्लीसन कैप्सूल इज़ प्रेजेंट। तो इस क्वेश्चन से आप एक चीज़ ये भी समझो कि नेक्स्ट टाइम जब आप और चैप्टर्स पढ़ाई कर रहे हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बॉडी फ्लूइड, वो सब जो भी फिजियोलॉजी में 4-5 यूनिट्स हैं, मतलब 4-5 चैप्टर्स हैं, तो उन सब में आप ऐसे क्वेश्चंस अपने माइंड में आपको फ्रेम करना होगा जब आप एनसीईआरटी रीड कर रहे होंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज़ डैश डैश इज़ प्रेजेंट। तो इस तरीके से क्या होगा कि 4 ऑप्शंस आपके माइंड में आने चाहिए, ताकि क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न अक्सर चेंज नहीं होता है, बीच में जो फीलिंग्स हैं उनको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लीवर इज़ द करेक्ट आंसर, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन नहीं था। एग्जाम्पल ऑफ सिसमॉइड बोन, पेल्विस, पटेला, पेक्टोरल गर्डल या टेरिकॉइड, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। यहाँ पे नहीं है, ठीक, ये अलग से है रेफरेंस मटेरियल, उतना ही दिया था। आगे देख लेते हैं, सिसमॉइड बोन्स, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स एम्बेडेड इन द टेंडन्स एंड जॉइंट कैप्सूल्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है सिसमॉइड बोन्स के, पटेला और पीसीफॉर्म फबेला। तो इसका मतलब ये होता है कि बोन्स जो आपका चैप्टर है उनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको थोड़ा किसी रेफरेंस मटेरियल से आपको सप्लीमेंट करना होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ सिसमॉइड बोन, तो पटेला है, पाइसीफॉर्म है और फैबिला है, ये ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, हिज यूरिन विल बी फाउंड टू कंटेन एबनॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ, क्या होगा, कीटोन, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फैट। फैट नहीं होगा, फ्रक्टोज नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा, कीटोन्स। अगला क्वेश्चन है कि 2019 का, कुप्फर सेल्स, जैसे भी आप प्रोनाउंस कर लो, आर फाउंड इन ह्यूमंस, लिवर, टेस्टिस, मसल्स एंड नर्व्स। तो लिवर होगा। ये जो रेफरेंस मटेरियल है उसमें अगर हम देखते हैं तो कुप्फर सेल्स ऑफ लिवर, ये सेल्स दिया है, एक्ट एज फैगोसाइड्स जो कि ईट अप द डेड सेल्स एंड बैक्टीरिया। उसमें मतलब क्या हुआ था कि जो रेफरेंस किताब है उसमें ना लिवर का फंक्शन दिया हुआ था, तो 8-10 फंक्शंस थे, और ये जितने भी फंक्शंस दिए हुए हैं जैसे ये पॉइंटर्स में दिया ना कि 12th फंक्शन, 13th, तो वहीं से एज इट इज़ उठाते हैं और क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे लिवर इज़ द सीट ऑफ विटामिन ए सिंथेसिस फ्रॉम द कैरोटीन ऑफ कैरेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैरोटीनेज। तो नेक्स्ट टाइम अगर स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है तो चौंकना नहीं है। फिर आगे दिया हुआ है कि लिवर ऑल्सो स्टोर्स मिनरल्स लाइक कॉपर, आयरन, वाइटामिन जैसे कि ए, डी, ई, B12, ग्लाइकोजन और फैट्स। और ध्यान रहे ऐसे स्टेटमेंट्स आपको देखने मिल सकते हैं नेक्स्ट टाइम। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो लिवर मिले, कोई और ऑर्गन मिले, तो उनके जो फंक्शंस हैं प्लस उनके जो डिसऑर्डर्स हैं, तो 5 से 7 तो पॉइंट्स आपके पास होने ही चाहिए। डिसऑर्डर्स में तो 20-25 होने चाहिए, और नाम और फंक्शंस तो अगर 8-10 हैं, 5-7 हैं तब भी बहुत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, और ये एनसीईआरटी का नहीं है फंक्शन, उसके बाहर का है, लिवर। एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय, तो यहाँ पे सेल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, माइक्यूला डेंसा सेल्स, लिवर सेल्स, तो लिवर सेल्स होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इट्स
करेक्ट टोटल नंबर। तो फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमंस 4 होता है, ये हम सब काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन अगर हम देखें तो बोला है कि 8, 9, 10 pair of the ribs do not articulate directly with the sternum but they join the seventh rib with the help of hyaline cartilage. इनको बोलेंगे vertebrochondral यानी कि false ribs। लास्ट के तो 2 पेयर्स जो होते हैं 11th और 12th वो कनेक्टेड नहीं होते हैं ventrally and therefore called as floating ribs। तो अगर आप देखो वो क्या बोला है लास्ट 2 पेयर्स, तो ध्यान रहे 2 पेयर्स का मतलब क्या होता है इक्वल्स 4 नंबर। एक पेयर मतलब 2, एक पेयर मतलब 2, तो 2 + 2 = 4 होता है। ठीक, तो यहाँ पे नंबर क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से पढ़ना होता। अगर मान लो इस क्वेश्चन में लिखा होता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन इट्स करेक्ट टोटल पेयर्स, फिर क्या होता, तो ये गलत होता क्योंकि 2 पेयर्स होगा ना, नंबर पूछा है इसलिए फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। आगे बायोमॉलिक्यूल को इसमें क्लब कर दिया है। ठीक, और सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमन द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7, तो यहाँ पे 8 लिखा है, ये गलत है। ठीक, ये अगला है देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल्स इन स्केलेटल मसल ऑकर्स बिटवीन Z लाइन्स, I बैंड, A बैंड, H जोन्स। Z लाइन होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये देखिए पढ़िए एनसीईआरटी की लाइन है कि द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन 2 सक्सेसिव Z लाइन्स कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसको सार्कोमियर बोलते हैं। मिल गया, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन इसको पढ़िए सेकंड वाले को क्या बोल रहा है, मरने के बाद आफ्टर डेथ द मसल्स बिकम स्टिफ एंड डू नॉट रिलैक्स। अगर आपने कभी डेड बॉडी देखी हो तो उसी की बात हो रही है कि बहुत रिजिड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, मतलब मजबूत, मतलब जैसे रिजिड आप समझ रहे हो, रिजिड, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज रिगर मॉर्टिस। दिस इज कॉज्ड बाय डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिन, रिलैक्सिन, एटीपी, मायोसिन। तो ये जो रेफरेंस मटेरियल है एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो पढ़िए रिगर मॉर्टिस। इट इज़ द स्टेट ऑफ बॉडी स्टिफनिंग आफ्टर डेथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट क्रॉस ब्रिजेस बिटवीन एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में परमानेंट क्रॉस ब्रिज बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कारण क्या है, कॉज ऑफ द रिगर मॉर्टिस इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी या फिर फॉस्फोक्रिएटिन एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कमी हो जाती है, विच आर मस्ट फॉर द सेपरेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिजेस। तो अगर क्रॉस ब्रिजेस में सेपरेशन नहीं होगा तो चीज़ें स्टिफ रहेंगी, रिजिड रहेंगी। तो डेफिनेशन क्या था रिगर मॉर्टिस का, हमने देखा कॉज क्या है, एटीपी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी। नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, ये अगर लिखा है ऑप्शन में फॉस्फोक्रिएटिन, या इनका डेफिनेशन नहीं पूछ लें रिगर मॉर्टिस का डेफिनेशन, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बोल रहा था कि डेथ के बाद मसल्स स्टिफ बन जाते हैं, डू नॉट रिलैक्स, इस कंडीशन को बोलते हैं रिगर मॉर्टिस। डेफिनेशन दे दिया है, कारण पूछा है कॉज्ड बाय डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, हमने यहाँ पे देखा कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटीपी। ठीक, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। आगे पढ़ेंगे 2016 का क्वेश्चन है, इसमें बोला है जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन एटलस और एक्सिस वर्टिब्रे। ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। दीज जॉइंट्स हेल्प इन द लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स। कुछ जॉइंट्स है जैसे कि ये वाली लाइन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, पिवोट जॉइंट या पाइवट जैसे आप प्रोनाउंस कर सकते हो, एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। क्या बोला है यहाँ पे, और ग्लाइडिंग जो है वो कार्पल के बीच में, सैडल जॉइंट जो है वो कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में। क्वेश्चन को पढ़ेंगे एटलस और एक्सिस के बीच में, ये एटलस है और एक्सिस है ये, यानी कि थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। सी लिखा गया है, सी का मतलब आप समझ लेना ABC, तो 1 2 3 जैसे आप कर लो। ठीक, तो ये क्या क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, हाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, आगे हम देखेंगे
कि 2016 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इंसुलिन, डायबिटीज मेलिटस, ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स। तो आपको अगर ठीक तरीके से पता होगा तो ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स होना चाहिए, बीटा नहीं। तो यही इनकरेक्ट है, ये सही है। सोमेटोस्टैटिन इनहिबिटरी हार्मोन्स, कॉर्पस लूटियम सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे सेकंड। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। ये है, ये डायपेडिसिस मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फूड इन गट, फॉर्मेशन ऑफ WBCs, प्रोसेस बाय विच मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स स्क्वीज थ्रू थिन कैपिलरी वॉल, या फिर RBC का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक रेफरेंस किताब है, उसमें दिया था कि द ल्यूकोसाइट्स और WBC का शेप दिया है कि ये राउंडेड होते हैं, अमीबॉइड होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, नॉन पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। वॉन्डरिंग सेल्स आप भी जानते होंगे कि वॉन्डरिंग मतलब जो एक जगह नहीं रहते हैं, घूमते टहलते रहते हैं। आपको पता होगा ना कि जैसे बोलते हैं कि वॉन्डरिंग सोल्स बोलते हैं ना, तो वही आर कैपेबल ऑफ कमिंग आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज बाय अमीबॉइड मूवमेंट कॉल्ड एज डायपेडिसिस। तो यहाँ पे हम फिर से इसको पढ़ेंगे। क्या मूवमेंट ऑफ गट इन द फूड इन द गट कहीं बोला था? नहीं। WBC का फॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है? नहीं। RBC बन रहा है? नहीं। द प्रोसेस बाय विच मोनोसाइट, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है मोनोसाइट के बारे में, और न्यूट्रोफिल्स भी नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर हम इसको ठीक तरीके से फिर से पढ़ेंगे कि दीज आर वॉन्डरिंग सेल्स एंड आर कैपेबल ऑफ कमिंग आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज बाय अमीबॉइड मूवमेंट, तो फिर इसको पढ़ेंगे कि प्रोसेस बाय विच मोनोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल्स स्क्वीज थ्रू थिन कैपिलरी वॉल्स, तो हमें समझ आएगा कि हाँ सही है, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ये NCERT से नहीं है, NCERT से नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रेट। ये है NCERT की लाइंस। देखते हैं, ये NCERT की लाइंस है कि एन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ ANF, ANF कैन कॉज वासोडाइलेशन यानी कि डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, सही है। देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगला क्या था? ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, तीनों दिया था, ये दिया था। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रेट नहीं दिया था, तो नॉट करेक्ट, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। NCERT में दिया है? हाँ दिया है। ये क्वेश्चन NCERT की लाइन से लिया गया है और लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है। जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको देख लेंगे। डायबिटीज स्पेसिफिकली refers to the process through which WBC such as monocytes, neutrophils squeeze through walls of capillaries to move from the bloodstream into surrounding tissues, और ये अलाउ करता है कि वो पहुँचे साइट ऑफ इन्फेक्शन तक, और या फिर टू हेल्प कॉम्बैट द पैथोजेंस, या फिर टिश्यू रिपेयर में वो हेल्प करें। अगर दूसरे ऑप्शंस की बात करूँ तो बोला था कि WBC फॉर्मेशन इसको बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस, RBC का फॉर्मेशन इसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, गट मूवमेंट ऑफ फूड इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ये तीनों आपसे नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। सो द करेक्ट डेफिनेशन डायबिटीज क्या होगा? वही जो उसमें थर्ड वाला सही था। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ जनरली प्रेजेंट इन द मैमल इज, तो प्लूरीडोंट जो होता है क्रोकोडाइल लिजर्ड में होता है, एक्रोडोंट जो होता है स्नेक और फिशेस में होता है। तो प्लूरी, एक्रो, प्लूरी तीनों एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट वन इज द करेक्ट। हेटेरो, थीको और डाइफायोडोंट। अब एक काम करते हैं, NCERT की लाइंस पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? ये थीको आपको दिखाई दे रहा होगा ना, तो बोल रहा है कि यहाँ पे माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी, ओरल कैविटी के पास नंबर ऑफ टीथ होते हैं, मैस्कुलर टंग होता है, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ द जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज थीकोडोंट। तो यहाँ पे ये तो दिया हुआ था, उसके बाद यहाँ पे
ये दिया हुआ है कि यहाँ पे एक टेम्परेरी मिल्क होता है और अ सेट ऑफ परमानेंट, यानी कि 2 तरीके के हुए हैं। तो डाई मतलब 2 होता है, डाइफाइडांट हो गया। और यहाँ पे दिया है अडल्ट ह्यूमन के पास 32 परमानेंट टीथ होते हैं विच आर 4 डिफरेंट टाइप्स, यानी कि हेटेरोडोंट्स, होमो नहीं होते हैं, हेटेरोडोंट्स। तो वही इंसिजर्स, कैनिन, मोलर, प्रीमोलर, ठीक। और फार्मूला होता है 2123, पता होगा। तो यहाँ पे अब अगर हम इसको देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हेटेरोडोंट, थीकोडोंट, डाइफाइडोंट तीनों सही है, ठीक। और वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही था। आगे देखेंगे, द टोटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स इनहेलेशन इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम, नेचुरल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, नन। तो यहाँ पे नन इज़ द करेक्ट आंसर। बोला है टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इनहेलेशन, तो यहाँ पे कुछ डिटेल दिया, जैसे कि रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। और ये जो इसके बहुत, ये जो क्वेश्चन था ना टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग इनहेलेशन, तो अगर हम इनहेलेशन को सिर्फ देखें तो जैसे ये है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पिरेशन, तो वो हो जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। आरवी, ईआरवी, टीवी, आईआरवी, इन सबको ऐड करते जाओगे तो मिल जाएगा। वाइटल कैपेसिटी में ये बोला गया है कि जैसे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फिर ऐसे ये सब है, और यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनका जो टीवी प्लस आरवी ये सब करके है, कई बार मैच कराने आ सकता है। इनके जो सिंपल डेफिनेशंस है वो, और इनके जो डेटा है वो देख लेना। एनसीईआरटी काफ़ी है, थोड़ा सा कोई रेफरेंस मटेरियल देख लोगे तो ईजी रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 का क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो हमने देखा था कि लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, 1.2 से 1.5 kg वेट होता है। सिचुएटेड कहाँ पे है? एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बिलो द डायफ्राम। उनके 2 लोब्स होते हैं, ठीक। और हमने वो भी देखा था, कुप्फर सेल्स देखा था। और हमने जैसे लेट से ये लिवर है और ये लिवर है, मान लो ये लिवर है, और इनका ये कोटिंग लेयर है, तो इसको ग्लिजन्स कैप्सूल बोलते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है, लार्जेस्ट ग्लैंड। और ये आप देख भी रहे हो लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन नहीं था। आगे देखते हैं कि द किडनीज आर लोकेटेड, इसीलिए बोल रही थी मैं। यहाँ पे आप पढ़ो, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लिवर इज़ लोकेटेड, तो ये याद होना चाहिए। सिचुएटेड इन, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, बिलो, एबव, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं। द किडनी आर लोकेटेड विद इन द सीलम, नियर बकल कैविटी, नियर हार्ट, आउटसाइड द सीलम। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। जो रेफरेंस मटेरियल है वो आप देख लो, ये हाईलाइटेड है। तो देखो क्या दिया हुआ है, ये दीज एक्स्ट्रासिलोमिक रेट्रोपेरिटोनियल, यानी कि पैराइटल पेरिटोनियम प्रेजेंट बिलो द किडनी। एक्स्ट्रासिलोमिक मतलब समझते हो? ये लाइन आप देखो, एक्स्ट्रासिलोमिक, इसका मतलब आप अगर नहीं समझते हो तो इसका मतलब होता है आउटसाइड द सीलम, आउटसाइड द सीलम। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रासिलोमिक, ठीक। और ये एनसीईआरटी की लाइंस नहीं है, ये एनसीईआरटी के बाहर की लाइंस हैं। तो कोई किताब आपको देखनी पड़ेगी जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो। 2011 द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, उसको बोलेंगे टाइलिन। ये है रेफरेंस मटेरियल, पढ़िए इसको। डाइजेशन ऑफ बकल कैविटी, तो बकल कैविटी में द फूड इज़ मिक्सड विथ सलाइवा विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ 99.5% वाटर, 0.2% मिनरल्स, जैसे कि ये सोडियम, पोटेशियम, और ये Cl, HCO3 नेगेटिव, और ये थियोसाइनेट आयंस। नेक्स्ट टाइम मान लो अगर आपको लिखा है कि थियोसाइनेट आयन, तो चौक थोड़ी जाना है। 0.3% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि म्यूसिन, स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम टाइलिन, नाउ कॉल्ड एज सैलिवरी अमाइलेज। तो अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई एक लिखा हो तो अभी सैलिवरी अमाइलेज बोलते हैं, टाइलिन पहले बोलते थे। और इनका पीएच दिया हुआ, कई बार पीएच पूछ लेता है,
ठीक। और ये चीज़ और आप देखो, इट हाइड्रोलाइजेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑफ स्टार्च इनटू डबल, ये दिया और डिटेल थोड़ा सा। तो जैसे मान लो अगर कभी लिखा है कि लिमिट डेक्सट्रिन इज एसोसिएटेड विथ, तो डायजेशन ऑफ बकल कैविटी। तो आप देख रहे होगे कि क्यों ज़रूरी है